तो हेलो बच्चों, जैसा कि कल हम सब ने पढ़ा था आरटी एक्ट के बारे में। आरटी एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और प्री नॉलेज हम सब ने देखी थी। इंट्रोडक्शन देखा था आरटी एक्ट का। आरटी एक्ट 2009 की कैसे वो देश विदेश में आया, अप्लाई हुआ, उससे पहले क्या बातें चल रही थी। उसके बाद में हमने इंडिया में देखा था साखिया कमेटी एक्सेट्रा। उसके बाद में वो किस तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब हमने देखा था। जस्ट इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी। और ये सब जो हम देख रहे हैं वो डीएसएसबी और केवीएस का जो पीआरटी एग्ज़ाम या फिर जो आप कह सकते हो पेडागोजी जो आती है उसके बेस्ड पर देख ले। यानी इस उनमें जो एग्ज़ाम में आएगा वो इसमें से बाहर से नहीं आएगा, जितना आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि आरटी एक्ट से एक शेड्यूल होता है और 7 चैप्टर होते हैं। कल हमने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब इसकी वीडियो आप देख सकते हो, इसकी वीडियो पिछले पार्ट में, और ये पार्ट सेकंड है। अब यहाँ से हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो आप के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ पार्ट सेकंड। यहाँ से हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें पार्ट सेकंड में क्या पढ़ना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पार्ट सेकंड में सबसे पहले हमें जो आरटी एक्ट में जो चिल्ड्रन के लिए जो दिया गया है उसमें ये दिया गया है बच्चों के एज और एडमिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कितनी उम्र के बच्चे किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। इससे क्या है कि हर क्लास में सेम उम्र के बच्चे होंगे, तो इससे थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर बच्चों का समानता रहेगी एज वाइज। तो हम आपको अब इससे स्टार्ट कराते हैं यहाँ से। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करता हूँ साथ साथ नोट्स। इसमें सबसे पहले एडमिशन के बारे में, तो गिवन एडमिशन फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज वाइज। अब हमें ये देखना है कि एडमिशन जो हमें देने हैं वो एज वाइज देने हैं। अब इसमें क्या है, एडमिशन में आपको नोट्स में बनाते वक्त क्या लिख लेना है, एक साइड में लिख लेनी है एज बच्चों की और दूसरी साइड लिख लेनी है क्लास, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डायरेक्ट नंबर डाल के लिखोगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए जब आप नोट्स रिवीजन करोगे। तो जो एज आप लिख रहे हो उसमें सबसे पहले 6 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी आरटी एक्ट में क्या आता है 6 से 14 साल वाले बच्चे, इनके लिए कंपलसरी एजुकेशन है। तो इन्होंने बोला है कि 6+ और 6 साल के बच्चे जो होंगे वो फर्स्ट क्लास में होंगे, उनका एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा 6 साल के बच्चों का। अगर 6 साल का बच्चा है तो उसका फर्स्ट क्लास में ही होगा, उसके अलावा कोई सी क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता। जब से आरटी आया था उसके बाद से ये रूल लागू हुए थे। अब जो 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा सेकंड क्लास में ही उसका एडमिशन होगा। ये नहीं कि उसका थर्ड में हो जाए, जो 8 का है उसका थर्ड में होगा। इसी तरीके से 9 का जो बच्चा है उसका फोर्थ में होगा, और 10 का जो बच्चा है उसका फिफ्थ में होगा। अब जैसा कि ये एज है तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर 8 साल का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में होगा, डायरेक्ट आप लगाओगे थर्ड। अगर वो 10 साल का है तो कौन सी क्लास में होगा, फिफ्थ में। और हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे भी आप 11, 12 अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन इतना ही है हमारे पीआरटी के सिलेबस के हिसाब से, प्राइमरी टीचर के सिलेबस के हिसाब से, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो डीएसएसबी हो, तो उसमें आपसे इतना ही पूछता है। अब इसके बाद में ये तो हो जाता है हमारा एडमिशन का एज वाइज वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में जो है एक और उस समय पर उन्होंने निकाला था, क्योंकि आरटी, जैसा कि आपको पता है अभी आरटी एक्ट तो आया था 2009 में, और उससे पहले भी देश तो बहुत पहले का आज़ाद हुआ है 1947, तो तब से टीचर्स की ज़रूरत तो है ही। तो पहले क्या होता था कि डीएसएसबी हो चाहे केवीएस हो या अदर स्टेट्स हो, पहले ये जो डीएलएड अभी कोर्स चल रहे हैं या बीएड कोर्स चल रहे हैं ये सब नहीं चलते थे। तो इनकी जगह पे क्या होता था कि डायरेक्ट है ना बीए से, या तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपने बीए कर रखी है तो डायरेक्ट आपको बीए से ज्वाइनिंग मिल जाती थी। और उसके अलावा अगर आप टीजीटी की जगह पीआरटी या फिर पीजीटी करना चाहते हो, पीजीटी का तो अभी भी वही है, एमए से आपको मिल जाती है। और अगर आप पीआरटी करना चाहते हो तो वही 12th का कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने, तो उस हिसाब से इन्होंने अब आरटी ने क्या है रूल निकाल दिया,
जैसे ही आरटी एक्ट आया तो उन्होंने जो ऑलरेडी टीचर सर्विस कर रहे हैं, यानी टीचिंग सर्विस में जो ऑलरेडी टीचर है, उनके लिए रूल निकाला कि आप लोगों को अपने, जिन्होंने आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, अब टीचर ट्रेनिंग क्या है, डीएलएड बीएड, ये जो उन्होंने नहीं कर रखी है वो अपनी डीएलएड और बीएड ओपन इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करेंगे। और इन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी, वो थी 31 मार्च 2015 या 2015, ये इन्होंने डेडलाइन दी थी। तो पहले आप यही नोट लिखोगे अपने में, यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट आपको ये बताना है कि ऑल अनट्रेन्ड टीचर complete their teacher training before 31st March 2015, ये डेट इन्होंने दी गई थी, ये डेडलाइन इन्होंने दी। अब क्या हुआ कि इस टाइम तक काफ़ी टीचर्स कर चुके थे, काफ़ी नहीं कर पाए थे, तो उस समय पर इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया और इसको बढ़ा दिया गया। अब इसको बढ़ाकर कितना किया गया है, तो उस टाइम पर इसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो आप अगला इसमें नोट डाल दोगे बढ़ाने का कि बट दिस ड्यूरेशन extend to 31st March 2019। अब मैंने आपको ये जो बताया है कि जैसे कि पहले टीचर ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब जो टीचर ट्रेनिंग नहीं होती थी, स्पेलिंग आप थोड़ा करेक्ट कर लोगे, टीचर ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो उसमें जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती थी टीचर्स को। अब जब डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती थी उन्हें, तो इस हिसाब से उनको, अब जो आरटी आया उसके बाद में उनको, उन टीचर्स को भी बीएड या डीएलएड अपना जो कोर्स उन्होंने नहीं कर रखा था और डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले रखी थी, उनको अब ये कोर्स करना कंपलसरी हो गया था, वरना उनको सर्विस से निष्कासित कर दिया जाता। तो ये एक आपको पॉइंट याद रखना है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कब, मतलब कि आरटी एक्ट ने टीचर ट्रेनिंग जो सर्विस वाले टीचर थे उनको कंपलसरी करी थी, उसकी डेट भी पूछ लेता है कि कब तक, और उसमें बाद में जो बदलाव हुआ कि उसको कितना बढ़ा दिया गया, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 31 मार्च 2019। इतना हो गया। अब आपको पढ़ना है कि आरटी के फंक्शंस एंड फीचर। तो आरटी के फंक्शन और फीचर में क्या आ जाता है कि जितना भी आरटी में जितनी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी कि क्या क्या हमें फॉलो करना है आरटी के अंडर, वो सब चीज़ें बताएंगे हम इसमें। जैसे कि आरटी ने बोला था कि नो डिटेंशन पॉलिसी है अपनी, आरटी में नो डिटेंशन पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की थी, यानी बच्चों को फेल नहीं करना। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना, ना कुछ फिजिकली, ना मेंटली, ना सोशली, उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और पनिशमेंट तो मतलब देनी ही नहीं है। अगर पनिशमेंट, जैसा कि आपको पता है एनसीपीसीआर वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है, और अगर बच्चों को थोड़ा भी पता है कि आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो या फिर उन्हें फिजिकली या किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते और बच्चों ने शिकायत कर दी, तो आपकी सर्विस भी जा सकती है। तो आजकल तो ये सब बहुत सीरियस हो चुका है, ये रूल तो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मतलब आप पनिशमेंट तो बच्चों को दे ही नहीं सकते, भूल जाओ। और इसके अलावा नेबरहुड स्कूल वगैरह बहुत कॉन्सेप्ट आए थे, तो वो सब हमें डिटेल में पढ़ने। तो हेडिंग डालिए फंक्शन या फिर फीचर ऑफ आरटी, फंक्शन और फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट 2009। ओके, अब ये डाल दिया। अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे जो मैंने आपको अभी अभी बताया। तो पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया है, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये अप्लाई हो गई थी। नो डिटेंशन पॉलिसी, ये सब आरटी के अंदर आए थे। हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन और फीचर ऑफ आरटी एक्ट, यानी कि आरटी एक्ट में क्या उसके फीचर्स थे, क्या उसमें मतलब जो अप्लाई किए गए रूल थे क्या थे, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नो डिटेंशन पॉलिसी अप्लाइड आफ्टर आरटी एक्ट अप्लाइड। तो इसमें क्या था, इसमें जनरली कुछ नहीं था,
इसमें फेल आपको इन ब्रैकेट लिख लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे नो डिटेंशन पॉलिसी से भी आप याद रख सकते हो, इतना कुछ चीज़ इसमें बड़ी बात नहीं है, तोप चलाने वाली बात नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी और ब्रैकेट में आपको लिखवा ही दिया है कि फ़ेल नहीं करना बच्चों को, ये लो क्रॉस आगे लगा दो, बच्चों को फेल नहीं करना अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपको मैंने लिखवाया था अभी पहले पिछले पार्ट में। ये आपने अगर नहीं देखा है तो पिछले पार्ट में जाके आप देख सकते हो कि पिछले पार्ट में मैंने आपको लिखवा रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन तक फेल नहीं कर सकते, 8वीं तक। चलो यहाँ भी आप लिख ही लो नीचे अप टू 8th और एलिमेंट्री एजुकेशन। नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद में क्या है, अगला जो मैंने आपको बताया कि आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो पनिशमेंट नहीं दे सकते, अगला पॉइंट आप वो लिखो। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नो पनिशमेंट फॉर स्टूडेंट। ये तो पूरी तरह से अब बंद है, अगर आप हाथ भी लगाते हो बच्चों को तो सख्त कार्रवाई होती है। अब उसके बाद में है, इन्होंने आरटी एक्ट ने नेबरहुड स्कूल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कही थी। अब जो नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट है, नेबरहुड पॉलिसी जो इन्होंने स्कूल की लाई है, इन्होंने उसमें क्या लिखा है एक बार मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा समझाऊंगा। इन्होंने क्या बोला, अप्लाई नेबरहुड स्कूल पॉलिसी, नेबरहुड स्कूल पॉलिसी। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि नेबरहुड स्कूल पॉलिसी में क्या है कि आपका घर और आपके घर से स्कूल कितना मैक्सिमम दूरी पे, उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी पे होगा तो ये मतलब है नहीं, हालांकि होता है, लेकिन धीरे जो रूल्स में है वो बताई जा रहा हूँ मैं आपको। रियलिटी तो आपको पता ही है हमारे देश में क्या होता है और क्या नहीं होता। तो रियलिटी में क्या है कि एक साइड में आप यहाँ पे लिख लो अपना होम, ये होम। अब इसमें आपको 2 लिखने हैं, एक तो अप टू प्राइमरी स्कूल और दूसरा आपको लिखना है एलिमेंट्री यानी 8th तक। तो पहला क्या है, अप टू 5th और प्राइमरी, ये आपको लिखना है, और दूसरा आपको लिखना है अप टू 8th और इसको आप कहते हो एलिमेंट्री। ओके, तो ये 2 आपको लिखने हैं। तो अब इसमें क्या क्या है कि आपके घर से कोई भी जो प्राइमरी स्कूल होगा वो उसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है 1 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी दूरी पे तो होना ही चाहिए आपके बच्चों के लिए स्कूल, ये इसमें प्रावधान लाया गया था। और उसके बाद में जो एलिमेंट्री स्कूल जो 8 तक के स्कूल हैं या उससे सीनियर जो स्कूल हैं उनका मैक्सिमम डिस्टेंस इन्होंने बोला है 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इतनी दूरी पर आपको स्कूल होना चाहिए। एक ये सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी, ये कंपलसरी एजुकेशन के अंदर आता है। तो नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट आप समझ गए। नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट आप इससे थोड़ा सा याद रख सकते हो, नेबरहुड यानी पास का, तो कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, नेबरहुड यानी पास का स्कूल आपका। ओके, अब इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद में जो अगला है कि ये नेबरहुड कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार में लाया किसकी वजह से गया था, तो इसमें आपको अब लिखना है कि नेबरहुड कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसकी वजह से लाया गया था। तो उसमें कोठारी कमीशन आपने नाम सुना होगा। कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 66 में आया था, और इनके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे। और ये कोठारी कमीशन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय पे आपको और अच्छे से बताया जाएगा। अभी बस आप इतना लिख लो किसके द्वारा लाया गया था, ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा ब्लैक पेन से लिखवा देता हूँ कि नेबरहुड स्कूल concept given by
नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट गिवन बाई, अब आगे आपको इसमें लिखना है क्या, कोठारी कमीशन। ओके, ये डेट आप इसमें ईयर डाल लो, 1964 से 66 तक ये कमीशन आया था। और इसमें भी एजुकेशन के बारे में ये सब बताया गया था। तो इसी में पहली बार नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था। लेकिन आरटी में अब क्या है, जैसे कि एजुकेशन कंपलसरी हो गई 8 तक, तो इनको कंपलसरी कर दिया गया कि अब तो होना ही चाहिए, बच्चों का अधिकार जो है, और बच्चों का अधिकार है यानी कि होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इन्होंने अगला क्या बोला ये आपको समझ आ गया, नेबरहुड स्कूल वाला किसने लाया ये भी समझ आ गया। अब अगला इन्होंने बोला है कि कंटिन्यू एंड कॉम्प्रोहेंसिव एवेल्युएशन, ये अप्लाई किया इन्होंने। अब ये क्या है, ये डिटेल में आपको जब हम आगे लेसन पढ़ेंगे पेडागोजी के और, तो उनमें आपको बताया जाएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि लगातार बच्चों का एवेल्यूएशन किया जाता है, जैसे कि बच्चों को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि उनमें क्या अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये सब उनको टेस्ट, लेकिन उस टेस्ट का उद्देश्य इम्प्रूवमेंट होता है, ना कि उनको कैटेगराइज करना, ना कि उनको लेबलिंग और रैंकिंग देना, ये सब नहीं होता उसमें। हमको बस टेस्ट के द्वारा ये देखना है कि हमें बच्चों में और इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे करना है। तो और ये जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया CCE, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। तो ये अप्लाई किया गया आरटी के अंडर, तो इसको आप लिख सकते हो हैज़ बीन अप्लाइड। नेक्स्ट अगला इन्होंने बोला है ECCE, और ये तो आप सबने सुना ही होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि ये अप्लाई किया गया आरटी के एक्ट पर। इसमें क्या है अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप अपने नोट्स में ये पॉइंट लिखो। ECCE इसका फुल फॉर्म भी आप साथ में लिख ही लो, वैसे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें भी ये क्या है, हैज़ बीन अप्लाइड थ्रू RTE एक्ट। ये आपका नेक्स्ट। अब इसमें जो बच्चे हैं वो इन्फेंसी वाले टाइम में, जो इन्फेंसी वाले पीरियड के जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 2 साल के, कई जगह गूगल पे इसका डाटा दिया गया है 0 से लेकर 1 साल तक का। तो इसमें वो बच्चे हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब कि इसमें हम बच्चों को उस समय पर भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसका जो एज क्राइटेरिया है मैं अभी आपको लिखवा ही देता हूँ। एज इसकी क्या है, अप टू 6 ईयर। ये भी आप याद रखो, वैसे हमें ये डिटेल में पढ़ना ही है। तो इसमें क्या है कि बच्चे जब स्कूल में आएंगे, फर्स्ट क्लास में आएंगे, उससे पहले की एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, और दूसरा उनका ख्याल भी रखना चाहिए बच्चों का। तो ये सब आ जाता है इसमें। अप टू एज 6 ईयर इसकी एज है, ये आप देख लो। बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे ही आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट में। ये भी आरटी के अंडर ही है। तो इसके बाद में अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है कि टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो टीचर स्टूडेंट है, अब वो जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों को, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो या उन्हें टीचर से डर ना लगे, इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए। या फिर जो स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है या डाउट है तो वो अच्छे से पूछ पाएँ, तो अच्छे से टीचर से पूछ पाएँ, उसके लिए ये वाला पॉइंट आप लिखिए, जो कि आरटी ने इस पर काफ़ी जोर दिया था कि जो एनवायरनमेंट है टीचर स्टूडेंट का, या फिर जो रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, वो होना चाहिए फ्रेंडली। सो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, टीचर स्टूडेंट इन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये तो अभी जस्ट जैसे आप DLED वगैरह करते हो तो उन सब में भी आपको ये अच्छे से सिखाया जाता है कि कैसे आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है, मारपीट नहीं करनी, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी। अब अगला है
तो अगला क्या है कि हमें एजुकेशनल साइड और को एजुकेशनल साइड और जो एकेडमिक साइड है उनको थोड़ा डेवलप करना है। जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस की जगह पर और प्रोडक्टिविटी की जगह पर हमें उनको दैनिक जीवन से रिलेटेड एजुकेशन ज़्यादा देनी है। तो उसके लिए आपको को करिकुलम एक्टिविटीज़ करानी है। तो उसके लिए और एकेडमिक साइड को मतलब थोड़ा डेवलप करना है रिलेट करके दैनिक जीवन से। तो इसका आपको पॉइंट लिख लेना है एक कि रिलेट एकेडमिक एजुकेशन टू डेली लाइफ एंड इंक्रीज को एजुकेशनल एक्टिविटी, और आप कह सकते हो साइड। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने आपको बताया कि उनको डेली जीवन से हमें नॉलेज को कनेक्ट करना है, इंटीग्रेटेड करना है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, एक तरह से मिलाना। और उसके अलावा जो को एजुकेशनल एक्टिविटी हैं जिनमें कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसमें हमारे डांस वगैरह या जो भी मतलब स्कूल में प्रोग्राम या फिर जो हमारे मनाए जाते हैं त्यौहार वगैरह, इन सब के बारे में जो है वो इन सब में आ जाता है को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा जो रिलेट करके पढ़ाया जाता है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ाया जाता है, ये सब आ जाता है हमारा इसी के अंदर, को एजुकेशनल एक्टिविटी और एकेडमिक एजुकेशन। ये एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम बाद में और चैप्टरों में डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे जाके हमें पढ़ना है। तो जो अगला अब हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन तो आप सभी को पता ही है, इसके बारे में तो आजकल किसको नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपके लिए इसे डिटेल में बताता हूँ। पहले आप नोट लिखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन अप्लाइड नॉर्मल, आपको ये देखना है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इधर आप ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। एक तो आपके PWD वाले बच्चे होते हैं, एक आपके स्लो लर्नर होते हैं, काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं। एक आपके हाईली एक्टिव लर्नर होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, इनकी खासियत क्या है, वो सब हम आने वाले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इतना समझिए। तो गिफ्टेड स्टूडेंट होते, अब इन सब को एक क्लास में इंटीग्रेट करके, यानी इन सबको एक क्लास में बिठा के पढ़ाना, इन सब के लिए इनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी इनकी नीड के अनुसार हमें जितने भी रिसोर्स हैं वो उपलब्ध कराना। अब उनकी नीड के अनुसार इनको रिसोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे इसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इसे देना, इसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है स्लो लर्नर को तो इसको ज़्यादा अटेंशन देना, इसको ये हाईली एक्टिव है तो इसके लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ देना। तो ये सब हमें क्लास में ध्यान रखना है, तो उसी को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको एक साथ लेके चलना। तो ये एक टीचर को कहा जाता है कि एक किसी भी टीचर को इसे एक टास्क के रूप में और एक अच्छे उसके रूप में लेना चाहिए, ना कि इसको एक मुसीबत के रूप में लेना चाहिए कि इतने सारे बच्चे हैं मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उल्टा टीचर को लेना चाहिए कि इतने सारे बच्चे हैं तो इन सब की अलग अलग जो खूबी हैं वो मैं हमें एक दूसरे के साथ इनको शेयर करके और एक दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँगा। एक दूसरों के एनवायरनमेंट, इनका जो सोशल एनवायरनमेंट है, ये जो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इनका नॉलेज, वो सब शेयर करके इनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। तो वो टीचर की डिपेंड करता है उसकी टेक्निक्स पे, उनके पढ़ाने के तरीके पे। ओके, तो इसके बाद में अगला पॉइंट आपको लिखना है। तो अगला पॉइंट क्या है कि RT कहता है अपने अगले पॉइंट में कि जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल के बारे में कहता है कि प्राइवेट स्कूल अपना फीस बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकता, बिना गवर्नमेंट अनुमति के बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। तो अगला पॉइंट आप ये लिखेंगे, लिखिए कि एनी प्राइवेट, इसमें तो क्या ही समझाना है, ये तो मतलब
नॉर्मल एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना किसी मर्जी के, गवर्नमेंट मर्जी के, अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकता। तो इसका आप लिख लीजिए, एनी प्राइवेट स्कूल नॉट इंक्रीज देयर फीस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप चाहो तो पूरा लिख लेना, गवर्नमेंट परमिशन। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आता है प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड कि जो आरटीई एक्ट है, अगर आरटीई एक्ट को कोई प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं करता, कितना फॉलो नहीं करता है, तो उसका एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगा। और कितने टाइम तक? 3 साल तक। तो 3 साल तक अगर फॉलो नहीं करेगा तो उनका जो स्कूल का जो एफिलिएशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये लिख लीजिए, एफिलिएशन मतलब स्कूल, प्राइवेट स्कूल का अधिकार है स्कूल चलाने का, वो कैंसिल हो जाएगा और गवर्नमेंट उसे बंद करवा देगी। तो इसका आपको लिखना है एनी, पहले तो आपको यही पॉइंट लिख लेना है कि एनी प्राइवेट स्कूल डज नॉट रन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। और अगला पॉइंट आपको लिख लेना है, इफ़ एनी प्राइवेट स्कूल डज नॉट फॉलो आरटीई रूल, आरटीई एक्ट रूल, then affiliation cancel, then affiliation cancel हो जाएगा। और इसमें विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, या फिर आप लिख सकते हो और गवर्नमेंट एफिलिएशन। ओके, तो इतना आपने देख लिया। ये थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल के बारे में हमारे आरटीई एक्ट में ये थोड़ा सा बताया गया है। अब उसके अलावा एक और पॉइंट है हमारा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कोई भी स्कूल प्राइवेट स्कूल हो, तो उसमें क्या है कि टीचर है वो 90% उनकी सीट भरी हुई होनी चाहिए। हाँ, 10% थोड़ा रिलैक्सेशन है कि हो सकता है अगर ट्राई करें कि 100% फिल हो, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 90% तो टीचर होने ही चाहिए उस स्कूल की टोटल वैकेंसी पर। तो इसका एक पॉइंट लिखिए आप, एवरी स्कूल filled 90% टीचर सीट ऑफ टोटल, इतना। और अब यहाँ पे हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है कि क्या क्या फीचर आरटी के अंदर थे। इतना मैंने आपको करा दिया कि कौन कौन से फीचर आरटी एक्ट के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा ये आपको समझ आ गया है कि 10% बस खाली रह सकती है। 10% खाली रहने के अलावा बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि 10% हम खाली रखें, ये कंपलसरी हो। हम कर सकते हैं कि 10% के अलावा नॉर्मली हम 90% भरेंगे, 10% में भी भर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको पता है सरकार तो आजकल 90% क्या 50% भी नहीं भर के रखती किसी किसी स्कूल में, तो यही है। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप देख लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो नॉन टीचिंग वर्क का एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन टीचिंग वर्क यानी एक टीचर के टीचिंग के अलावा और फंक्शन क्या है, क्या उसे वर्क करने होते हैं। तो नॉर्मल टीचिंग के अलावा उसे स्टाफ वर्क तो करना ही होता है, वो आप स्कूल वर्क में ही काउंट कर सकते हो। तो एकेडमिक वर्क उसको छोड़ के नॉन टीचिंग वर्क जो है, लाइक आपने सुना होगा कि टीचर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, तो उस तरीके के जो नॉन टीचिंग वर्क है उनके बारे में हम देखेंगे। तो मेनली 3 नॉन टीचिंग वर्क काउंट किए जाते हैं। एक पहला आप लिखेंगे सेंसस, जो जैसे कि आपको पता है हमारे देश में लास्ट टाइम जनगणना हुई है 2011 में, और अभी एक होने की बात चल रही है, होएगी एट प्रेजेंट। तो जो सेंसस 2011 में हुई थी, इस तरह से जो जनगणना होती है उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगती है देश में,
और उसके अलावा दूसरा है अपना इलेक्शन, जो कि सब ने लगभग सुना होगा अगर आपके घर में कोई टीचर है तो। और नॉर्मली जनरल नॉलेज भी अधिकतर को पता होता है, नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन में टीचर की ड्यूटी लगती है, लाइक वो जाके ईवीएम मशीन लेना, एक दिन पहले रात को चले जाते हैं। जिन टीचर्स की लगती है उनसे आप अगर एक्सपीरियंस लोगे तो पता चलेगा कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप कभी नहीं लगवाना चाहोगे। वैसे भी आप टीचर बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे हार्ड ड्यूटी होती है। और तीसरा, जो कि हमारे देश में बहुत कम मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उस टाइम पर ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी आपदा या इमरजेंसी के टाइम पे तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, वो इंदिरा गांधी के टाइम के बाद में। तो जो डिजास्टर होते हैं उनमें आती है, तो ये आप देख लो डिजास्टर। और एक थोड़ा कोरोना के टाइम पे आप सभी को पता है उस समय पर भी ड्यूटी लगी थी, वो थोड़ा महामारी का टाइम था, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कोई भी आपदा आती है उस टाइम पे टीचर की ड्यूटी लगाएंगे और टीचर मना नहीं कर सकता। ये जो नॉन टीचिंग वर्क हैं इनके लिए टीचर मना नहीं कर सकता, ये कंपलसरी होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर होता है तो ये उसको मानने ही पड़ेंगे, उसको इस टाइम पर ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। तो आज के पार्ट में हम ये इतनी फिनिश करेंगे और उसके बाद में अगला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3। उसमें हमको बजट का थोड़ा सा स्टार्ट करना है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेट और गवर्नमेंट इस पर कितना बजट खर्च करती है और टोटल जीडीपी का कितना बजट इस पे खर्च होता है, आरटी पे कितना खर्च होता है और टोटल एजुकेशन पे कितना खर्च होता है, कितना टारगेट या कितना इन्होंने सजेस्ट कर रखा है, लेकिन उस सजेशन के हिसाब से गवर्नमेंट कितना यूज करती है, ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगले पार्ट के लिए, तब तक के लिए मैंने आपको आज जितना पढ़ा इसको रिवीजन करें, इसके नोट्स बनाए अच्छे से और अगले पार्ट के लिए वेट करें। कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो डाउट आप पूछ ही सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें अपने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।